नमस्कार दोस्तों। चलिए, आज हम मुल्क राज आनंद की एक बहुत ही मशहूर शॉर्ट स्टोरी अ पेयर ऑफ मुस्टैशियोज को गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है ना जो घमंड, परंपरा और बदलते समाज पर एक बहुत ही तीखा कमेंट करती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हमारे घमंड, हमारी शान की आखिर कीमत क्या हो सकती है? जरा सोचिए, क्या आप अपनी इज्जत के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं? पूरी कहानी इसी एक गंभीर सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। इस सफर में हम सबसे पहले लेखक मुल्क राज आनंद को जानेंगे। फिर इस कहानी के दिल यानी द मुस्टैश कोड, इसको समझेंगे कि ये है क्या। उसके बाद हम गौर करेंगे प्राइड और प्रॉफिट के बीच की टक्कर पर, देखेंगे कि ये झगड़ा कैसे बढ़ता है और उस आखिरी सौदे तक पहुंचेंगे जहां सब कुछ दांव पर लग जाता है। और बिल्कुल आखिर में हम इस कहानी में छुपे तीखे व्यंग्य को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए इस कहानी के लेखक मुल्कराज आनंद के बारे में थोड़ा जानते हैं, जिनकी कलम ने इस ऐसी कमाल की कहानी को जन्म दिया। मुल्कराज आनंद इंग्लिश में लिखने वाले भारत के सबसे बड़े लेखकों में से एक माने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो समाज के दिखावे और झूठी शान पर बहुत करारा वार करते थे, लेकिन साथ ही अपने किरदारों के प्रति उनके दिल में गहरी संवेदना भी होती थी। और यही चीज हमें इस कहानी में साफ नजर आएगी। अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द मुस्टाश कोड। देखिए, इस कहानी में मूछें सिर्फ चेहरे के बाल नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समाज में आपकी हैसियत, आपकी क्लास और आपके सम्मान का प्रतीक है। जैसा कि लेखक खुद कहते हैं, विदेश में कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, लेकिन हमारे यहाँ मूंछों से आदमी बनता है। मतलब मूंछें सामाजिक वर्गों के बीच एक ऐसी लकीर खींच देती हैं, एक ऐसा नियम बना देती हैं जिसे तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। यहाँ देखिए, मूछों का पूरा सिस्टम बिल्कुल साफ दिख जाता है। सबसे ऊपर है टाइगर मुस्टाश, शेर जैसी शान वाली मूछ जो सिर्फ खान आजम खान जैसे पुराने जमींदारों और रईसों के लिए ही थी। फिर आती है गोट मुस्टाश, बकरी जैसी मूछ जो रमानंद जैसे नए नए अमीर बने दुकानदारों की पहचान थी। और सबसे नीचे थी शीप मस्टाश, भेड़ जैसी, जो गरीब मजदूर वर्ग के हिस्से में आती थी। हर मूछ का अपना दर्जा था, अपना एक अलग नियम था। अब आते हैं कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट पर। यह कहानी असल में दो अलग अलग सोच वाले किरदारों की टक्कर है। एक वो जो अपनी शान के लिए जीता है और दूसरा वो जो सिर्फ मुनाफे के लिए जीता है, यानी प्राइड वर्सेस प्रॉफिट। एक तरफ है खान आजम खान, वो एक ब्लू ब्लड है, मतलब ऊंचे खानदान से हैं, लेकिन अब उनकी शान सिर्फ यादों में जिंदा है और उनकी गरीबी एक सच्चाई है। उनकी शान का सबूत उनकी टाइगर मुस्टैश। दूसरी तरफ हैं सेठ रामानंद, एक न्यूवोरिश यानी नए नए अमीर बने हैं। वो एक चतुर बनिया है जिसके लिए हर चीज की एक कीमत होती है और उसका मूल मंत्र है मुनाफा। उसकी पहचान है उसकी गोट मुस्टैश। कहानी में इस टकराव की शुरुआत उस पल होती है जब खान आजम खान मजबूरी में अपनी पत्नी की नथनी गिरवी रखने रामानंद की दुकान पर जाते हैं, और ठीक यहीं उनकी नज़र रामानंद की मूछ पर पड़ जाती है। और मूछ पर पड़ी इसी एक नज़र से उस संघर्ष की चिंगारी भड़क उठती है जो झूठी शान के नाम पर आगे जाकर एक भयंकर आग में बदल जाती है। आन ये देखते हैं कि रामानंद ने अपनी गोट मुस्टैश को ऊपर की तरफ मोड़ रखा है, जो उनकी टाइगर मुस्टैश जैसी लग रही है। वह इसे अपनी शान में एक गुस्ताखी मानते हैं और गुस्से में तीखे स्वर में पूछते हैं, दाल खाने वाले बनिए कब से रईस हो गए? उनका गुस्सा यहीं नहीं रुकता। वो ऑर्डर देते हैं, टर्न द टिप्स डाउन टू द स्टाइल प्रॉपर टू द गोट दैट यू आर, यानी अपनी मूछ नीचे करो, उस हैसियत में रहो जो तुम्हारी है, एक बकरी की। यही वह पल है जहां शब्दों की जंग शुरू हो जाती है। यहाँ से शुरू होता है शान की कीमत चुकाने का एक बहुत ही अजीब सिलसिला। पहले खान अपनी पत्नी की सोने की नथनी दांव पर लगाता है, सिर्फ इसलिए ताकि रामानंद अपनी मूछ का एक सिरा नीचे कर ले। फिर जब रामानंद दूसरा सिरा भी ऊपर कर लेता है तो खान अपना 7 पुश्तों पुराना खानदानी हार कुर्बान कर देता है। और आखिर में इस जिद की जंग में खान अपना सब कुछ, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। अब ये संघर्ष अपने चरम पर, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। खान एक आखिरी और सबसे बड़ा सौदा करता है जहां उसकी शान के सामने हर चीज बेकार हो जाती है। खान गरज कर कहता है, I would rather lose all my remaining worldly possessions than see the tip of your mustache turned up like that. उसके लिए ये साफ था,
वो अपनी आखिरी दौलत तक खो देगा, लेकिन एक बनिए को अपनी मूंछ की शान की नकल नहीं करने देगा। उसके लिए उसकी शान की असली कीमत उसकी दौलत से कहीं ज्यादा थी। और जब खान सब कुछ दांव पर लगाने की बात करता है तो वह गुड्स एंड चैटल्स शब्द का इस्तेमाल करता है। ये एक लीगल टर्म है जिसका आसान भाषा में मतलब है उसकी जमीन और मकान को छोड़कर उसके पास जो कुछ भी है, घर का सामान, कपड़े, बर्तन, मतलब एक एक चीज। आखिरकार एक लीगल दस्तावेज यानी एक डीड बनाई जाती है। गांव के 5 बुजुर्गों के सामने खान अपनी सारी संपत्ति रमानंद के नाम कर देता है और इसके बदले में रमानंद अपनी मूंछों के दोनों सिरे नीचे कर लेता है। सौदा पूरा हो गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या खान आजम खान सच में जीत गए? उन्होंने अपनी शान तो बचा ली, पर सब कुछ खोकर। आइए अब इस कहानी के पीछे छिपे व्यंग्य यानी सटायर को समझते हैं। यह कहानी वर्ग और जाति के खोखले घमंड पर एक तीखा चोट है। ये उस दौर के टकराव को दिखाती है जहां पुराने जमींदारी मूल्य यानी शान नए पूंजीवाद यानी पैसे से टकरा रहे थे। ये सम्मान और दौलत के बीच की एक जंग है और समाज के इन बेमतलब के कठोर नियमों का मजाक उड़ाती है। और कहानी का जो अंत है वो तो इससे भी ज्यादा मजेदार है। जैसे ही कंगाल हो चुका खान अपनी जीत समझकर अपनी मूंछ पर ताव देता हुआ जाता है, रमानंद भी धीरे से आसपास बैठे किसानों से कहता है, मेरा बाप भी सुल्तान था। ये दिखाता है कि अब पैसा ही नई शान है और रमानंद अब खुद को नया रईस समझता है। तो ये कहानी हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, भले ही आजम खान ने अपनी सारी दौलत खो दी, क्या वो सच में हार गए या अपनी नजरों में उन्होंने वो चीज बचा ली जो उनके लिए सबसे कीमती थी, उनका सम्मान? इस पर जरूर सोचिए कि असली जीत और हार का मतलब आखिर होता क्या है। उम्मीद है आपको अ पेयर ऑफ मस्टैशियोज का ये विश्लेषण पसंद आया होगा। ऐसे ही और डिटेल्ड एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।